हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वाले चैप्टर के हमने काफी सारे जो टॉपिक है वो कवर कर लिया। आज इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने टॉपिक कवर किए थे, देखिए उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1789 में, उसको कवर किया था। एंड उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी 1791 में, उसको भी किया था। एंड मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर का जो रेन ऑफ टेरर था, उसमें किस तरीके से उसने गुलिटाइन बनाया था और जिसके थ्रू वो लोगों को उनको मार दिया करता था। और फाइनली क्या होता है, उसको भी उसी के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और मोनार्की जो थी वो अबॉलिश हो चुकी थी, रेन ऑफ टेरर आ चुका था। उसके बाद में देखते हैं अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर की डेथ के बाद अब जो फ्रांस है, अब फ्रांस का जो न्यू लीडर है वो कौन बनेगा। अब देखिए मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर को तो मतलब मार दिया, उसकी तो डेथ हो गई। अब उसकी जगह एक नया लीडर आएगा। अब नया जो लीडर आएगा वो किस तरीके से फ्रांस को हैंडल करेगा और कितने लंबे टाइम पीरियड तक उसका टाइम होगा, तो इन्हीं सब चीजों का आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। देखिए मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर की जब डेथ हो जाती है, अब उसकी जगह जो नेशनल असेंबली थी, जो कॉन्वेंशन था, अब उन्हों वो सारी की सारी मतलब जो पावर थी, क्योंकि फ्रांस तो रिपब्लिक हो चुका था, अब सारी की सारी जो पावर थी वो नेशनल असेंबली या फिर कॉन्वेंशन के हाथों में आ चुकी थी। अब ये सोच रहे हैं कि देखो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर को तो हमने मतलब उसको तो डेथ दे दी, उसको गुलेटाइन कर दिया। अब उसकी जगह जो फ्रांस है उसको कौन संभालेगा, उसको कौन हैंडल करेगा। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे और डायरेक्टरी के थ्रू हम फ्रांस पे रूल करेंगे। जो डायरेक्टरी बनाई ना, उन्होंने ये सोचा कि वो जो था क्या बोलते हैं मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर, वो एक सिंगल लीडर था जिसने पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ। तो यहाँ लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें जो सारी पावर है वो किसी सिंगल पर्सन के हाथों में ना जाए, क्योंकि जो रॉबिस्पेयर था वो एक सिंगल पर्सन था और उसने सारी चीजें अपने कंट्रोल में कर ली थी और वो जैसे चाह रहा था उस तरीके से कंट्री को चला रहा था। तो नेशनल असेंबली ने यही सोचा अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे कि सारी की सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथों में दे दे। अब हम सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथों में देंगे तो सिंपल सी बात है यार कि वो अपनी मनमर्जी करेगा ही करेगा। अब किसी एक पर्सन, आप लोगों के हाथ में अगर मान लो आपके घर वाले आपका बोल दे कि 10 दिन के लिए घर तेरा, अब जैसे ही मर्जी वैसे तो उसको चल, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलाओगे ना। पैसा उड़ाना, घूमना फिरना, पार्टी वगैरह ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम पावर एक के हाथों में नहीं देंगे, हम पावर को जो पावर है उसका डिवीजन कर देंगे, कुछ अलग अलग लोगों के हाथों में पावर रहेगी। जिससे क्या होगा कि जो पावर का मिसयूज होता है ना, वो भी इस जगह पर मिसयूज नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ये जो पावर डिवाइड करी वो किस तरीके से करी। अब जो न्यू लीडर बन के आया वो कौन था, तो यहाँ पर उन्होंने एक डायरेक्टरी फॉर्म करी। क्या फॉर्म करी, एक डायरेक्टरी फॉर्म करी। अब वो डायरेक्टरी क्या थी, फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। देखिए जो रॉबिस्पेयर था, आपको याद होगा जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर था वो किसका हेड था, वो जैकोबिन क्लब का हेड था। अब जैसे ही रॉबिस्पेयर को डेथ हुई तो उसी के साथ जो जैकोबिन क्लब था वो भी गिर गया, क्योंकि लोगों को जो ट्रस्ट था ना उस पे जैकोबिन क्लब से वो उठ गया था। अब उसके डेथ के बाद ही जैकोबिन क्लब भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, वेल्दियर मतलब जो सोसाइटी के रिच पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, उसकी जो पावर थी उसको सीज कर दिया। ठीक है, जो जैकोबिन क्लब थी उसकी पावर को सीज कर दिया। किसने, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी, मतलब एक तरीके से पावर इन लोगों के हाथों में आ गई थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस डिनाइंग द वोट टू नॉन प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया, उन्होंने डिनाई किया, क्या डिनाई किया, द वोट टू नॉन प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने ये डिनाई किया कि जो भी सोसाइटी का नॉन प्रॉस्परस सेक्शन है सोसाइटी का, वो वोट नहीं देगा। मतलब वही चीजें जो पहले रॉबिस्पेयर ने खत्म कर दी वही चीजें दोबारा से आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस डिनाइंग द वोट नॉन प्रॉस्परस, मतलब जो हाँ ये प्रोस्पोरस होगा, ठीक है, नॉन प्रॉपर नहीं होगा। नॉन प्रोस्पोरस सेक्शन वो सोसाइटी का है जो ज्यादा रिच नहीं है, जो पुअर लोग हैं वो लोग वोट नहीं देंगे। ये था हमारा क्या, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आया था वो था किस टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड था आपका डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी में जो वेल्दियर क्लास थी उसने सारी पावर को सीज कर लिया और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जो नॉन प्रोस्पोरस लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो वोट नहीं देंगे। ऐसे ही चीजें पहले भी थी ना। तो न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अब न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था,
टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, लेजिस्लेटिव वो क्लास होती है जो लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव कौन सी क्लास होती है, जो लॉ बनाती है। तो यहाँ पर टू लेजिस्लेटिव सोसाइटी बनाई गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दो इसलिए बनाई गई कि ताकि जो पावर है वो किसी एक के अंडर में ना रहे। इन दोनों लेजिस्लेटिव सोसाइटी में जो पावर है वो डिवाइड कर दी, आधी पावर तुम्हारे पास रहेगी, आधी पावर तुम्हारे पास रहेगी, तुमने दोनों को मिलकर काम करना है। तो इसलिए यहाँ पर टू लेजिस्लेटिव सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया। These councils appointed a directory of 5-member executive body to serve as the executive. टू लेजिस्लेटिव बनाए गए और एग्जीक्यूटिव में जो उनको लागू करवाएगा, मतलब जो मेन लीडर होगा, वहां पर उनकी जो अमाउंट रखा गया वो 5 रखा गया। तो कितने डायरेक्टरी मेंबर्स थे? 5। कितने डायरेक्टरी मेंबर्स रखे गए? 5। टू लेजिस्लेटिव सोसाइटी, और उन लेजिस्लेटिव सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे वो कितने थे? 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर रखे गए। मतलब हर तरीके से ऐसा निकाला गया कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, पावर को डिवाइड किया गया। पावर को जब डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, और एक पर्सन अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा। तो इससे जो पावर डिवाइड रहेगी, सबको एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद ही एक बेस्ट रिजल्ट निकल कर आएगा। अब ये जो डायरेक्टरी रूल था, यहाँ पर जो 5 एग्जीक्यूटिव, अब हम ये देखेंगे कि ये कितने सही तरीके से इसने काम किया। दिस वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल इंडिविजुअल एज हैड हैपन अंडर द जैकोबिन। ये डिजाइन इसलिए किया गया था, इस तरीके का डिजाइन, क्योंकि जैकोबिन में क्या था, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में सारी पावर थी। अब यहाँ इन्हें जो पावर देनी थी ना, वो किसी एक सिंगल पर्सन के हाथों में नहीं देनी थी। जैसा कि किस टाइम पीरियड में हुआ था, जैकोबिन टाइम पीरियड में हुआ था ना, सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में थी। अब उन्हें ये सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथों में नहीं देनी थी, इसलिए उन्होंने 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी को चूज किया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव थे, लेजिस्लेटिव लॉ बनाते थे, और वो जो 5 एग्जीक्यूटिव थे वो लॉ को लागू करवाते थे। ठीक है, बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी थी। ये जो दो लेजिस्लेटिव सोसाइटी थे, इनमें आपस में ही बैलेंस नहीं बनता था। एक अगर हाँ बोलती तो दूसरी ना बोलती, फिर दूसरी हाँ बोलती तो फर्स्ट वाली ना बोलती। इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन था वो ही नहीं बन पा रहा था। जब आपस में ही गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट क्या खाक चलेगी? गवर्नमेंट तो फिर चले ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ये चीज हुई, और फाइनली जो आपकी डायरेक्टरी थी भी वो भी फेल आउट हो गई, मतलब गिर गई, डायरेक्टरी भी खत्म, बाय बाय टाटा। अब नई न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी। देखिए, द डायरेक्टर फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। क्लैश्ड हो गई थी क्या आपकी ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये भी क्यों? इंस्टेबिलिटी की वजह से, कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये स्टेबल नहीं थी, इसलिए ये भी क्या हो गई? क्लैश्ड हो गई। द कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डायरेक्टरी एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल वीकेंड द गवर्नमेंट। यहाँ पर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते थे, किसके बीच में? डायरेक्टरी के बीच में और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा वीक हो गई और गिर गई। क्या हो गई? ये गवर्नमेंट वीक हो गई और गिर गई, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट ही गिर जाती है। इंस्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। और जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरती है तो ये सारी चीजें वहां के लोग देखते हैं। अब उन्हें फिर से न्यू लीडर मिल रहा, तो वहां का एक आर्मी ऑफिसर था। कौन था? डायरेक्टरी के डाउन होते ही, डायरेक्टरी के गिरते ही वहां का एक आर्मी ऑफिसर था, नेपोलियन। नेपोलियन आता है, लोगों को भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, तुम्हारी जो सोसाइटी है इसको मॉडर्नाइज कर दूंगा। लोगों को एक अच्छे लीडर की होप थी। अब आपको आशा हो और कोई पर्सन आ जाए और वो आपको आशा दिला रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, भरोसा करो मुझ पे, तो लोगों का सबका भरोसा किस पे चला गया? नेपोलियन पे चला गया। और जो न्यू लीडर बना वो आपका बना नेपोलियन बोनापार्ट। डायरेक्टरी भी खत्म, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर की वो जो गवर्नमेंट थी वो भी खत्म। ठीक है, अब ये जो चैप्टर था अभी यहीं तक खत्म होता है। फिर इसके बाद कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो यहीं तक था, डायरेक्टरी तक ही। जो ये नेपोलियन बोनापार्ट वाला जो सिलेबस है ये आपकी 10th वाली क्लास में है। तो हम यहाँ से दोबारा से एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना 1789 में, वहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो जो लोग हैं वो किसके पास में जाते हैं?
लुईस 16 राजा बनता है, एक ऐसा राजा बनता है जिसकी जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरीके से खाली पड़ी थी वॉर की वजह से। वो और ज्यादा डेप्थ ले लेता है जिसको चुकाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, टैक्स को इंक्रीज करना पड़ता है। जब उस टैक्स की बात करने के लिए लोग वहां जाते हैं तो जो लुईस 16 है वो उनकी बातों को नहीं सुनता, फिर वो अपने जा जाकर क्या बनाते हैं, क्लब्स बनाते हैं, टेनिस कोर्ट जाते हैं, टेनिस कोर्ट जाकर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और राजा पे प्रेशराइज करते हैं कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानो और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनो। पहले तो राजा डिनाई कर देता है बट फाइनली जब उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार मेरे को मतलब बनानी पड़ेगी, बास्टाइल फोर्ट प्रिजन पे भी उन्होंने हमला कर दिया और सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था। एक्सेप्ट करने के बाद वो फिर दूसरे राजाओं से हेल्प मांगता है कि मेरी हेल्प करो, हम दोनों भाई भाई हैं, मतलब राजा राजा है, तो इस टाइप से बोलता है। ऑस्ट्रिया पर्शिया उसकी हेल्प करने के लिए भी आता है, बट जब तक वो फ्रांस पे अटैक करते उससे पहले ही नेशनल असेंबली उन पर अटैक करके वॉर जीत जाते हैं। और फाइनली क्या होता है, इन सब चीजों के लिए लुईस 16 को क्या कर दिया जाता है, डेथ एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको डेथ दे दी जाती है और उसकी वाइफ को भी। तो इस लुईस 16 के मरने के साथ ही जो मोनार्की होती है वो अबॉलिश हो जाती है और जो फ्रांस होता है वो एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। लुईस 16 के मरने के बाद जो क्लब स्टैब्लिश किए गए थे उसी में एक बहुत ही फेमस क्लब होता है जैकोबिन क्लब, और उस जैकोबिन क्लब का एक हेड मेंबर होता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। तो जो न्यू लीडर बनता है रेन ऑफ टेरर के टाइम का वो होता है आपका मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। ये एक इस तरीके का लीडर होता है जिसने पूरे के पूरे फ्रांस में एक टेरर वाला माहौल बना रखा था, बिल्कुल टेररिज्म वाला, आतंक वाला। अगर उसको किसी पे भी डाउट होता था, अगर वो किसी को भी गिल्टी फील करता था तो सीधा उसको गुलेटाइन कर देता था। गुलेटाइन क्या था, ये डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया था, गुलेटाइन ने बनाया था। ये दो पोल्स होते हैं, उसमें एक ब्लेड होता है और उससे किसी के भी मतलब हेड को कट कर दिया जाता था। इस टाइप का एक गुलेटाइन बनाया था और इसी गुलेटाइन से फाइनली बाद में जाकर जो रॉबिस्पेयर था उसको भी डेथ दे दी जाती है। वो इस तरीके के लीडर था, वो सबको इक्वालिटी में लेकर आना चाहता था। वो चाहता था कि सब इक्वल रहे, किसी भी तरीके का किसी का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, बट वो इसी इक्वालिटी के चलते बहुत सारी चीजें गलत कर देता है और वो लोगों को बहुत ज्यादा हरास भी करता है। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर की डेथ के बाद ये पावर 5 लोगों के अंडर में डिवाइड कर दी जाती है जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती हैं और 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी बनते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं। इनकी आपस की इंस्टेबिलिटी के रीजंस की वजह से डायरेक्टरी भी गिर जाती है और इसका फायदा उठा लेता है एक आर्मी ऑफिसर नेपोलियन बोनापार्ट। तो जो अब जो राइज होगी वो नेपोलियन बोनापार्ट होगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक लीडर बनता है। इसके टाइम पर जो अभी तक रिपब्लिक कंट्री थी ना फ्रांस, वो रिपब्लिक से हटकर वो डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाती है। बट नेपोलियन एक माना जाए तो कुछ हद तक काफी अच्छा लीडर था। उसने काफी चीजें मॉडर्न करी थी, मतलब ये मान सकते हैं हम फ्रांस को पूरा का पूरा डेवलप करके मॉडर्नाइज बना दिया था। तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, बट बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से नेपोलियन को भी क्या कर दिया गया, उसको भी डेथ दे दी जाती है एंड फाइनली दोबारा से जो मोनार्की है वो स्टैब्लिश हो जाती है। तो ये वाली चीजें आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। हम अभी यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इसका पढ़ेंगे, नेपोलियन का पढ़ेंगे और ये फाइनली यहाँ तक आपका चैप्टर था जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा था। बट अभी ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया हो, चैप्टर अभी बाकी है। ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट था। अब सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि वुमेन का क्या रोल था, जो विमेन थी उनका क्या रोल था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो स्लेव थे उनका क्या रोल था, एवरीडे लाइफ में जो रेवोल्यूशन थे वो किस तरीके से चल रहे थे। तो अब हम सिर्फ ये टॉपिक बचे हैं, जो मेन पार्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वो आपका खत्म हो चुका है। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा enduring ideals despite the political changes the ideal of the revolution। देखिए जब भी हम रेवोल्यूशन करते हैं तो किस लिए करते हैं, लिबर्टी के लिए, इक्वालिटी के लिए, बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी, कंटिन्यू टू इंस्पायर पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड अक्रॉस द नेक्स्ट सेंचुरी। तो हम इन सारी चीजों के लिए ही क्या पढ़ रहे थे, हम ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट की लाइफ में क्या था, द पीपल रियली एक्सेप्टेड द कॉप डिफीटेड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1790। जो कॉप थी, कॉप ने नेपोलियन को डिफीट कर दिया 1799 में। फिर उसके बाद नेपोलियन 1799 के बाद से ही क्या बना, एक डिक्टेटर रूलर बना था, कहाँ का, फ्रांस का। और उसने 1804 में नेपोलियन ने क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस, उसने खुद को अनाउंस कर दिया कि वो एक एम्परर है, कहाँ का, फ्रांस का। ही सेट आउट दी कौन कौन, नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, और इसने फ्रांस के साथ साथ यूरोप की जो इसकी नेबरिंग कंट्री था उन सब पे अपना कंट्रोल कर लिया था। ऐसा नहीं उसने जबरदस्ती किया, वहां के लोगों ने इसको खुद अपॉइंट किया था, भाई आओ हमारे यहाँ और हमारे
रूलर बनो, खुद इनवाइट किया था। इनिशियली मैनी ऑफ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, कुछ लोग थे उन्होंने इसको एज अ लिबरेटर देखा था। लिबरेटर मतलब जो आपको आजादी दिला सके। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, ऐसा लगता था कि नेपोलियन एक वो लीडर है जो सभी लोगों को क्या करेगा, आजादी दिलाएगा। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स, बट कुछ टाइम पर वो ये देखने लगे कि ये तो हर जगह पे आक्रमण कर रहा है, इन्वेड कर रहा है हर जगह पर। तो वहां से लोगों को माइंड में थोड़ी सी चीजें खराब होनी शुरू हो गई। और फाइनली क्या होता है, नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया जाता है 1815 में। 1804 से स्टार्ट हुआ था, लीडर तो 1799 से ही था। 1804 से जो मेजर पार्ट था वो शुरू हुआ, 1850 में इसको हरा दिया जाता है वाटरलू की वॉर में। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, नेपोलियन अपने आप को एक मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप देखता था कि उसने यूरोप को मॉडर्न कर दिया था। और ये सिर्फ बुक की लैंग्वेज नहीं है, इसने रियल में ही फ्रांस को बहुत ही मॉडर्न कर दिया था। He introduced many laws such as the protection of private property, इसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ लाया था। यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया था। पहले क्या था, करेंसी, मेजरमेंट और वेट हर जगह अलग अलग थे, बट नेपोलियन के आते ही सब में क्या हो गई, इक्वालिटी हो गई थी, वेट एंड मेजर्स। मैनी ऑफ नेपोलियंस रेवोल्यूशनरीज आइडियाज लिबरेट एंड मॉडर्न मेड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ यूरोप, और इन सबका जो इम्पैक्ट था ना वो पूरे के पूरे यूरोप पे पड़ा। जैसे ही नेपोलियन ने फ्रांस को मॉडर्न किया था, वैसे ही पूरे यूरोप के लोग चाहने लगे हमारे को भी क्या कर दे, मॉडर्न कर दे। तो उसने कोशिश करी, वो जिस भी स्टेट में जाता था वहां उसने सारी चीजों को क्या करा, मॉडर्न कर दिया। बट ये बोल सकते हैं कि वो फ्रांस के लिए थोड़ी सी उसके अंदर ज्यादा देशभक्ति थी। तो बाकी जैसे ऑस्ट्रिया पर्शिया वगैरह हो गए, वो हर जगह उसने अटैक क्यों किया था, वो चाहता था वहां के लोग भी फ्रेंच लैंग्वेज का ही यूज करें, फ्रेंच का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करें। और वो क्या करता था, वहां के लोगों को लाकर फ्रेंच आर्मी में अपॉइंट कर रहा था। तो वहां के लोग ये सोचने लगे कि भाई हम क्यों जाएं उसमें, वो हमारा देश तो नहीं है, फिर हम उसके देश के लिए लड़ाई में क्यों मरे। तो ये जो चीजें थी, और उसने उन जगहों पर सेंसरशिप भी लागू कर दी थी, जिससे लोगों को लगा कि नेपोलियन हमें सप्रेस्ड कर रहा है, और उन्होंने वॉइस रेज करी। और उस वॉइस रेज करके फिर लोगों ने, लीडर्स ने सोचा, जो किंग थे, कि भाई हम अकेले तो उसको हरा नहीं सकते, हम सबको मिलके एक साथ वॉर करनी होगी। तो ऑस्ट्रिया पर्शिया रशिया वगैरह ये सारी एक साथ मिले और सबने मिलकर किस पे, नेपोलियन पर अटैक किया। और फाइनली 1815 में नेपोलियन को वॉर में हरा दिया था, वाटरलू की वॉर में। और फिर उसके बाद एक न्यू लीडर बनेगा फ्रांस का। ये देखिए, ये है आपका कौन, नेपोलियन। ये देखिए, द बैटल ऑफ वाटरलू which took place in Belgium on June 1815, ये बेल्जियम में वॉर हुई थी 1815 में, mark the final defeat of French military leader and emperor Napoleon Bonaparte 1769 से 1821 का इसका ये पूरा टाइम पीरियड है। Who conquered much the continental Europe in the early 19th century, Napoleon rose through the rank of the French army during the French Revolution 1789 से 1799 तक, seized control of power French government in 1799 and become the emperor in 1804 में उसका emperor बन जाता है। Through a series of wars he expanded his empire across western and central Europe, मतलब वेस्टर्न हो गया, सेंटर में हर जगह ही अपने आप को क्या कर देता है, एक्सपेंड कर लेता है। However, this serious invention of Russia in 1812 coupled with the other defeat led his abdication and exile in 1814. He returned to France in 1850 and briefly resumed power. The Battle of Waterloo, इस वॉर में वो हार जाता है, in which Napoleon's forces were defeated by the British and Prussian, signaled the end of his reign and the end of France dominance in Europe. After Waterloo, Napoleon became the leader of India, died in exile, और बाद में इसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, पूरी नेपोलियन की स्टोरी। देखो, इसको हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है, इससे ऊपर ऊपर से पढ़ा है, क्योंकि जो मेजर इसका जो टॉपिक आएगा ना, ये आपका 10th की बुक में है, तो इसमें सिर्फ इसलिए ऊपर ऊपर का बताया गया है। ठीक है, तो जो भी चीजें समझ नहीं आती हैं आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो इसके जो बाकी के टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ओके, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें करेंगे हम विमेन के रेवोल्यूशन के बारे में, कि जो वुमेन थी उन्होंने किस तरीके से फ्रेंच का जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो बाय बाय, टाटा। मैंने दोबारा से इसमें पूरा चैप्टर रिकैप करवा दिया है। ओके, तो चलिए बाय बाय, टाटा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।